नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। विराट संत सम्मेलन का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा को पेशवाई का रूप देकर किया गया, जिसमें देश भर के संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अखंड आश्रम ट्रस्ट चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज की अगुवाई में उज्जैन में विराट संत सम्मेलन का आरंभ सामाजिक न्याय परिसर से धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने आए संत समाज के पेशवाई के साथ हुआ। शोभा यात्रा सामाजिक न्याय परिसर से चामुंडा माता चौराहा, मालीपुरा, दौलतगंज, नई सड़क, गोपाल मंदिर होते हुए चार धाम पहुंची, जिसमें सभी अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर भी शामिल हुए। शोभा यात्रा का शहर के विभिन्न मार्गों पर स्वागत सम्मान किया गया। संत सम्मेलन के संयोजक विधायक पारस चंद्र जैन व भगवान बापू ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से शोभा यात्रा के माध्यम से संत सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। शोभा यात्रा को पेशवाई का रूप दिया गया है। आज से चार धाम मंदिर में 17 तारीख तक नित्य प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। इसमें सभी अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर शामिल होंगे। उज्जैन में यह एक अर्धकुंभ का स्वरूप होगा, जिसमें 14 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होंगे। आज से 5 दिवसीय संत सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हमारे चार धाम मंदिर उज्जैन के पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज श्री ने यह विशाल संत सम्मेलन हमारे दादा गुरुजी के पुण्यतिथि के अवसर पर रखा है और इसको अर्ध कुंभ जैसा रूप देने का प्रयास किया गया है। उसी की आज ये भव्य पेशवाई निकल रही है, कलश यात्रा है। इसमें कई देश के महामंडलेश्वर आए हैं। इसमें शंकराचार्य जी भी हैं, हमारे गुरुदेव युग पुरुष महाराज जी भी हैं, दीदी माँ भी इसमें पधारेंगी, साध्वी रितम्बरा हमारी दीदी माँ, केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति जी आ रही हैं 14 तारीख को, यानी परसों अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम में आ रहे हैं और सैकड़ों संत अभी तक चार धाम मंदिर में पहुंच चुके हैं। और ये मंगल कलश यात्रा जिसे पेशवाई का रूप दिया गया है, ये पेशवाई की तरह एक अर्ध कुंभ की तरह विशाल आयोजन हो रहा है। भव्य स्वागत करें, क्योंकि ये उज्जैन की शान का सवाल है। इन्हीं सीएस के रूप में संत सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। धन्यवाद। आखिरकार भाजपा कांग्रेस की जद्दोजहद व न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन हुआ संपन्न। जनपद पंचायत उज्जैन के मामले में भाजपा सदस्यों की ओर से दूसरी बार लगाई गई याचिका सोमवार को पहली सुनवाई में ही कोर्ट ने खारिज कर दी और इधर सीईओ हेमलता शर्मा ने 13 दिसंबर की दोपहर 12 बजे प्रथम सम्मेलन बुलाया। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस की विंध्या पवार ने की। वरिष्ठ कांग्रेसी राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि पंचायत एक्ट की धारा 27 के पैरा 2 में स्पष्ट है कि जिस दिन प्रथम सम्मेलन होता है उसी दिन से बोर्ड व पदाधिकारियों के 5 वर्षीय कार्यकाल की गणना शुरू होती है। अर्थात 5 वर्ष बाद जब भी पंचायत के चुनाव होंगे तो इस जनपद का कार्यकाल जिले के अन्य जनपदों की तुलना में बाद में खत्म होगा। दरअसल जनपद पंचायत उज्जैन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए मतदान 27 जुलाई को हुए थे। इनमें से भाजपा को कुल 25 में से एक भी वोट नहीं मिला था। अगर न्यायिक व्यवस्था ना हो तो प्रजातंत्र तो खतरे में है। निर्वाचित बोर्ड जिसको निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया है उसको चार्ज लेने में आज 4-5 महीने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो कलेक्टर साहब के द्वारा हो, चाहे वो जिला पंचायत या जनपद पंचायत एक सीईओ हो, हर स्तर पर हाई कोर्ट में हमारे फेवर में निर्णय हुआ, फिर कलेक्टर कोर्ट में स्टे दे दिया, फिर उस पर निर्णय हुआ। सीईओ ने मीटिंग बुलाने के लिए हमने यहाँ पे भूख हड़ताल तक देने की बातें कहीं। तो आखिर क्या है? ये इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासनिक शक्तियों को अपने हाथ में लेके इस तरह के हार को पचा नहीं पाए। महाकाल की नगरी में हम हैं
तो इसमें हम कोशिश यही करेंगे सब चीज़ अपने बिल्कुल अपने पूरे निष्ठा से काम करें और सब सत्य की जीत है इसीलिए। समग्र हिंदू समाज द्वारा पैगाम इंसानियत सोसाइटी के विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समग्र हिंदू समाज ने पैगाम इंसानियत सोसाइटी नामक संस्था द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता को निरस्त करने और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और रामघाट पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण को हटाने को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन दिया और तुरंत कार्यवाही की मांग की। इस आयोजन में आयोजकों ने कई समाचार पत्रों द्वारा घरों में पैम्पलेट डालकर इसकी सूचना दी और सिर्फ गैर मुस्लिम प्रतिभागियों को ही सम्मिलित होने की पात्रता रखी। इसके ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर एक पुस्तक प्राप्त करने को कहा गया है और इसके लिए उनके द्वारा 7 स्थानों पर कार्यालय खोले गए। ऐसे में जब कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उक्त लोगों के पास उनके परिवार की जानकारी पहुंच जाएगी। ऐसे में भविष्य में उस जानकारी का वह गलत उपयोग कर सकते हैं। अतः आयोजन को तुरंत निरस्त किया जाए और आयोजकों के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ रामघाट के पास हो रहे अवैध निर्माण को रोका जाए और कानूनी कार्यवाही की जाए। इस बाबत सिख समाज प्रतिनिधि चरणजीत सिंह कालरा, हिंदू जागरण मंच की नीलू चौहान और कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। आज ऐसा जानकारी मिली थी कि किसी एक समाज ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें हिंदू समाज से विशेषकर तौर पर ये बोला गया है कि आप ऑनलाइन उसमें सबमिट करें। उसके विरोध में हमने माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें रोक लगाने के लिए मांग की थी। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने ये तो हमको आश्वासन दिया है कि रोक लगा दी। बाकी हमका ऐसा कहना है कि उसको रोक नहीं लगाना, उसमें प्रकरण दर्ज होना चाहिए ताकि ये कार्रवाई आगे से नहीं हो। उस विषय में ये है कि जो मौलाना मौज की जो दरगाह है उसका निर्माण 2017 से ही धीरे धीरे चलता आ रहा है और जो मौलाना मौज से जो दर्शन करने के लिए आते हैं, मौलाना मौज पे जो मुस्लिम हैं, विधर्मी लोग हैं, वो अवैध गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर कैमरे लगे हैं, उस कैमरे की जांच पड़ताल की जाए। वहाँ से कितने ही पॉकेट मार, कितने ही जो हमारी लव जिहाद की बेटियों को शिकार करते हैं, ऐसे अपराधी पकड़ाए गए। और जो अवैध अतिक्रमण जो बढ़ रहा है धीरे धीरे जो गुंबज नहीं दिखता था वो गुंबज उन्होंने बना दिया है। पूर्व में वो गुंबज नहीं दिखाया जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल की जाए और जो सीमा में है मौलाना मौज उसी सीमा में रहा जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये अवैध गतिविधियों को अंजाम देगा एवं बहुत सारी बुरी चीज़ों को भी अंजाम देने के लिए रहेगा। देखिए, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ पैम्पलेट आया था जिसमें एक धर्म विशेष से ही एंट्रीज मांगी गई थी उसके संबंध में और निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा था और इसके ऊपर आपत्तियां भी उठी। इसीलिए जो आयोजकगण थे उनको कल बुलाकर और उनको ये ताकीद करी गई थी कि किसी भी हालत में इसको निरस्त करना है और ये जो निबंध प्रतियोगिता थी वो निरस्त कर दी। पर एक गुंबद जो बना हुआ है उसकी पुताई का कार्य हो रहा था, उसके संबंध में ये शिकायत आई थी कि नया निर्माण है। जब हम लोगों ने दस्तावेज निकाले तो प्रथम दृष्टया जो फोटो और वीडियोज हमको मिले हैं उसके हिसाब से ये दिख रहा है कि गुंबद जो है वो कम से कम 3-4 साल पुराना है, लेकिन उसमें पुताई का कार्य जारी था जिसको तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया है। और जो पुराना ये निर्माण है 3-4 साल पुराना, इसके संदर्भ में कागज और परमिशंस वगैरह मांगी गई हैं। जब वो सब प्राप्त होंगे तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेगी। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी व शुल्क वृद्धि के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने किया प्रदर्शन। विक्रम विश्वविद्यालय में NSUI के नेतृत्व में छात्रों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए बताया कि बीकॉम BSc में कई छात्रों को 1 या 2 नंबर से पास होने से रोका गया है। उनके एग्जामिनेशन पेपर की कॉपियां LLB BA के अध्यापकों ने चेक की है, जबकि जिन विषय के पेपर थे उन्हीं शिक्षकों से पुनः कॉपी चेक करवाई जाए। वहीं परीक्षा नियंत्रण शुल्क जो बीकॉम के छात्रों का 75 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है एवं साइंस छात्रों का 100 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है, उसे भी कम किया जाए। PhD के डॉक्यूमेंट्स जो गुम हो गए थे उसे विश्वविद्यालय के अधिकारी ही ढूंढे, जिसके लिए विश्वविद्यालय पुलिस प्रशासन की सहायता ले रहा है। इस बाबत NSUI प्रदेश सचिव तरुण गिरी व विश्वविद्यालय कल्याण शासक प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा ने बताया। अंदर ज्ञापन तो देने नहीं आए, क्योंकि इनको ज्ञापन अगर दे दें तो ये उसके ऊपर ही समोसे कचौरी रख के खा लेते, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो बच्चों के रिजल्ट आए BA BCom BSc के रिवोल्यूशन के, आज उनको 1-1 2-2 नंबर से रोक दिया गया है और वहीं इनके जो
व्यक्ति विशेष लोग हैं जो BA LLB LLB के अंदर है, उनके इनने 40-40 नंबर बढ़ाए, LLM के अंदर इनने 50-50 नंबर बढ़ाए। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये जो कॉपियाँ है BA BCom BSc की, जो अन्य छात्र हैं जो किसी पार्टी से किसी व्यक्ति विशेष से बिलोंग नहीं करते हैं, इनकी कॉपियाँ भी इनको उन्हीं विद्वानों से चेक करनी चाहिए थी जिनने 40-40 50-50 नंबर LLB और BLLB और LLM के अंदर बढ़ाए हैं। हमारा दूसरा विषय ये था कि आज इनने जो परीक्षा नियंत्रण के नाम पे जो शुल्क है, जो 75 रुपये हुआ करता था, उसको 200 रुपये कर दिया कॉमर्स का, और जो कॉमर्स और आर्ट्स का, और जो साइंस का इनका था 100 रुपये, उसको इनने 250 रुपये कर दिया। ये शुल्क सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया है कि आउटसोर्स पे इनने जो 60 से 70 कर्मचारी रखे हैं, उनकी तनख्वाह ये उन लोगों को देंगे, इन बच्चों से पैसे ज़्यादा लेके, और इनकी तनख्वाह उसमें निकाली जाएगी। तीसरा हमारा कहना यह है कि आज जब ये PhD के अंदर डॉक्यूमेंट यहाँ से चले गए हैं, यहाँ से खो गए हैं या कोई लेके चले गया है, आज पुलिस प्रशासन के पास क्यों जा रहे हैं ये लोग कि भैया जांच करो, हमारे डॉक्यूमेंट वापस लेके आओ। जो अधिकारी है विश्वविद्यालय प्रशासन का, उसको इस्तीफा देना चाहिए। जो मेन अधिकारी है उसे इस्तीफा देना चाहिए कि मेरी गलतियों के चक्कर ये विश्वविद्यालय का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो मैं आज इस्तीफा देता हूँ, तो माना जाएगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ है। बस हमारी ये 3 मांग थी। अभी यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं, इन्होंने परीक्षा संचालन शुल्क में जो वृद्धि है उससे संबंधित अपनी समस्या रखी हुई है। तो हम लोगों ने इनसे कहा है कि अपना जो भी ज्ञापन है प्रस्तुत करें और विश्वविद्यालय इस पर विचार करेगा। और इनके बाद आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तो हम यहीं पर ही अपना निवास बनाएंगे। यदि विद्यार्थियों की जो यथोचित मांगें होती हैं उनको समय पर यथोचित प्रक्रिया में आगे प्रेषित किया जाता है और उस पर विचार भी किया जाता है। शहर के विभिन्न थानों में अवैध ऑटो रिक्शा पर कार्यवाही के बाद अब ई-रिक्शा पर की जा रही है कार्यवाही। एक लंबे अरसे से शहर में संचालित अवैध ऑटो रिक्शा पर मनमाना शुल्क वसूलने व यात्रियों से अभद्रता करने की शिकायतों के चलते कार्यवाही की जा रही है। वहीं अब ऑटो रिक्शा के साथ साथ बगैर रजिस्ट्रेशन व बगैर लाइसेंस के संचालित होने वाले ई-रिक्शा भी अब निशाने पर आ गए हैं। इस बाबत थाना देवास गेट में कार्यवाही कर रहे उड़नदस्ता प्रभारी पी जैन ने बताया। ये तो रूटीन कार्रवाई है। ऐसा पाया गया कि शहर में बहुत सारे ऑटो रिक्शा बिना परमिट चलते पाए गए, जिन्हें हमने इसके पूर्व भी कार्रवाई की है। और वर्तमान में कुछ ई रिक्शा हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाए जा रहे हैं, जिनने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके पास बीमा नहीं है, वैध लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस की तैयारियां गिरजाघरों में हुई आरंभ, सितारा लगाकर दिया संदेश। कोरोना काल के बाद ईसाई समुदाय इस बार क्रिसमस पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुट गया है। क्रिसमस से 4 सप्ताह पूर्व चर्च में सितारे लगाकर आने वाले पर्व का संदेश दे दिया गया है। अगले हफ्ते से घर घर जाकर प्रभु यीशु के आगमन को लेकर केरल्स, सामूहिक आशीष वचन शुरू हो जाएंगे। इन दिनों गिरजाघरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम भी चल रहा है। वहीं केक के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। 16 से 20 दिसंबर के बीच घरों में कैरल्स गायन किया जाएगा। इस दौरान प्रभु यीशु की प्रार्थना होगी। 21 से 23 दिसंबर के बीच क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 24 दिसंबर की मध्य रात्रि से गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होगी। 25 दिसंबर को बड़ा दिन धूमधाम से सामूहिक प्रार्थना और जश्न के साथ मनाया जाएगा। यह उत्सव 31 दिसंबर की रात्रि और नए सालों के पहले दिन तक जारी रहेगा। इस बाबत देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च के बिशप सेबेस्टियन वडेक्कल ने बताया। वैसे तो आपको मालूम है क्रिसमस की तैयारी पूरे दुनिया में होते रहता है। 25 दिसंबर 24 रात को वैसे हमारे धार्मिक कार्यक्रम तो है 12 बजे 11:30 से 2 बजे तक एक प्रोग्राम चलेंगे चर्च में। मसीह के जन्मोत्सव मनाते हैं, उधर प्रार्थना है, पूजा है, जुलूस है। उस समय धार्मिक कार्यक्रम थे। फिर दिन भर मिलने का अवसर है, लोग आते रहता है यीशु मसीह के जो दर्शन के लिए लोग आते हैं, प्रार्थना के लिए चर्च में आते हैं। और शाम को वैसे हम थोड़ा खुले में उधर कार्यक्रम भी रखते हैं। क्रिसमस से संबंधित, क्रिसमस करोड़ से संबंधित कार्यक्रम है यहाँ पर। और फिर वैसे तो पूरे शहर में अलग अलग संस्थानों में ये कार्यक्रम होते रहता है। ये चर्च मुख्य चर्च हमारा
कैथेड्रल बोलता है, यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है। बाकी चर्चों में तो ये अलग अलग समय पर है। वहीं मसीह मंदिर चर्च के सचिव शशि टाइसिस ने बताया, मसीह मंदिर चर्च 36/77 उज्जैन में क्रिसमस के पर्व को लेकर और न्यू ईयर के पर्व को लेकर समाज जनों में बहुत ही हर्ष का माहौल है और हमने तैयारी बहुत ज़ोर शोर से, बड़े प्रेम के साथ, एक भाईचारे के साथ इस तैयारी को शुरू करिए। और ये पर्व हमारा पूरे महीने हम उसको मनाते हैं। हर संडे उसको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम उसको मनाते हैं। और क्रिसमस की तैयारी आप अभी देख ही रहे, रंगाई पुताई सबका तैयारी हो चुकी है। लाइट और सजावट बहुत अतिशीघ्र इसमें होने वाली है। और हम समाजजनों के माध्यम से हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि भाईचारे के साथ सब रहिए, सब अच्छे से रहिए। साथ ही न्यू वर्ष की आराधना भी हम करेंगे और नया वर्ष भी हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। हम इस ईसाई समाज की ओर से ये कहना, एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमेशा हम लोग भाईचारे, एकता, अखंडता की ओर से रहें। हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा प्रदेश एक उन्नति करने पाए, यही हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने प्रदेश के लिए। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का असर पहुंचा मध्य प्रदेश। शहर में हल्की बूंदाबांदी के साथ बादलों ने अपना डेरा जमाया। पहाड़ पर हो रही बर्फबारी और कुछ दिनों पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का असर दक्षिण भारत से होता हुआ अब पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पहुंचा है। इसी बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में 1-2 दिन बारिश की संभावनाएं जताई और शहर में सुबह से ही बादलों ने डेरा जमाया। हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में न्यूनतम 17 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है। इस बाबत जानकारी देते हुए जिवाजी वैधशाला के मौसम प्रेक्षक दीपक गुप्ता ने बताया, जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था और उसके कारण दक्षिण भारत में काफ़ी वर्षा भी हुई थी। तूफान तो चूँकि आगे निकल चुका है, किंतु उसका प्रभाव, जो चक्रवाती तूफान आया था दक्षिण भारत में वर्षा हुई, उसका अब हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। और उसी तूफान के कारण अब हमारे यहाँ, यदि हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो वहाँ वर्षा की स्थितियाँ निर्मित हुई और हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा की स्थितियाँ बनी हुई और अभी वर्तमान में कुछ बूंदाबांदी भी हो रही है। आने वाले 1-2 दिन तक इसी प्रकार की स्थितियाँ बनी रहेगी, जिसमें हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही यदि तापमान के बारे में भी हम बात करें तो चूँकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, नमी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो दिन में मौसम ठंडा भी रहेगा, तापमान में, अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट भी आएगी। लेकिन जब मौसम 2-3 दिन के बाद साफ़ होगा, क्लियर होगा, आसमान से बादल हटेंगे, तो फिर रात्रि में भी न्यूनतम तापमान घटेगा और ठंड बढ़ने की फिर आगे संभावना रहेगी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।